कन्फेडरेशन में राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और वो केंद्र को छोड़कर जाने की शक्तियां रखती हैं, और ऐसा ही अमेरिका के साथ हुआ इन 1861। द सिविल वॉर। पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ लिए होंगे तो पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। यस, सारी चीज़ों को। बाकी मैं ही जब कन्फेडरेशन फेडरेशन बताता हूँ वहीं पे सिविल वॉर को बेसिक चीज़ें बता ही देता हूँ। 1866 में उनका सिविल वॉर खत्म होता है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आपस में लड़ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं, तो अमेरिका के अंदर ही नॉर्दर्न स्टेट्स एंड सदर्न स्टेट्स आपस में लड़ जाते हैं। सदर्न स्टेट्स कह देती हैं कि हम जाएंगे अमेरिका को छोड़कर, हमको रहना ही नहीं साथ में। ये वाली हालत हो गई थी। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के जजमेंट्स के थ्रू चीज़ों में बदलाव आया और फाइनली अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए और जाकर फिर सेंटर में और सेंटर और स्टेट्स को इस तरीके से बनाया कि अब स्टेट्स को केंद्र को छोड़कर जाने का अधिकार नहीं होगा। तब अमेरिका बना फेडरल। ये चीज़ को कनाडा अपना खिड़की झांक के देख रहा था बगल से। बगल में ही तो है ना कनाडा, कि यार ये सारी चीज़ें उनके यहाँ हो रही है, अगर हम भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दें अमेरिका की तरह पूरी तरीके से तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यस, और इसीलिए कनाडा ने अपने यहाँ सेंटर को ज़्यादा पावर दिया एज कंपेयर टू स्टेट, और वही चीज़ हमने भी छाप लिया। यस, पढ़ते पढ़ते अच्छा लग रहा है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चिपका देता हूँ। चिपका लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स। बड़े बड़े देशों की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, भाई जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली मैं नाम ले रहा हूं, दीज आर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। रिटन एंड अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि एक लिखा हुआ है दूसरा लिखा हुआ नहीं है, दोनों लिखा हुआ है, पर दोनों में फर्क क्या होता है उसको समझ लेंगे अभी। ऑस्ट्रेलिया 128 एंड साउथ अफ्रीका 153। अमेरिका के संविधान को बनाने में इनको 4 महीने लगे थे। यस, कनाडा को अपने संविधान को बनाने में 2 साल 6 महीने के आसपास लगे थे, और ऑस्ट्रेलिया को अपना संविधान बनाने में 9 साल लगे थे, और साउथ अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में केवल 1 साल लगा था। हाँ या ना? अमेरिका ने 4 महीने से भी कम समय में अपना संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। यस, हमने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिया बनाने में, तो बड़ा तो बनेगा ही भाई। हाँ या ना? हाँ 9 ईयर्स। हाँ 128 आर्टिकल्स। यस, अब देखिए कई बार कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, अब जब वो बना रहे होते हैं तो अभी उनके जैसे कई देश ऐसे भी बनाते समय कॉन्स्टिट्यूशन में रहे कि उन्होंने असेंबली तो बनाई पर वो इधर क्लियर नहीं थे अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, और जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर क्लियर नहीं है तो लंबा समय लगेगा किसी भी चीज़ों को करने में। यस, अगर मैं क्लास 10th में या 11th में 12th में अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लियर हो जाऊं कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है अपने उद्देश्य को लेकर, तो मुझे अपने जीवन में ज़्यादा समय बिताना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। समझ रहे हैं आप? बस वही चीज़ है, ऐसा ही कुछ है कि एक समय होता है कि इस समय अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर कर ली है तो फिर उस चीज़ों को पाने में ज़्यादा समय हमें नहीं लगता। हाँ या ना? जैसे अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव पहले से क्लियर कर रखे थे कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उनको लोगों के अधिकार, सिर्फ अधिकार की बात करते थे, और उसी के ग्राउंड पर इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया और इसीलिए बहुत जल्दी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया। हमें लंबा समय इसे लगा क्योंकि हम लोग आराम से काम करने वालों में से हैं। है ना? कि ठीक है यार होते रहेगा, चलो आज चाय पी लेते हैं, है ना, कल फिर से बैठा लेंगे सभा को, क्या ही करना है ना, इस तरीके से हैं हम लोग, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। चलिए, तो लेंथीएस्ट समझिएगा, लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा संविधान है
और देशों से कंपेयर करें तो, हाँ या ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो 395 आर्टिकल्स, हाँ या ना, यस अभी, और 22 पार्ट्स, 22 भाग, और कितनी अनुसूचियां हो गई अब, 12 हो गई ना। अब तो शेड्यूल कितनी हो गई, 12। पहले जब बनी थी तो कितनी थी, 8 थी। तो और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा संविधान सबसे लंबा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, देता है, ठीक है। 22 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स। कई बार कई बुक पढ़ोगे या फिर कई बार कई टीचर्स आपको 400 समथिंग आर्टिकल्स वगैरह बताएंगे, ये सब पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 ही हैं, हाँ है ना। हम अगर उसको इस तरीके से गिने, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 4 ए, ऐसा मत समझिएगा, मतलब एक तरह से 16A 16B, अगर मैं उसको इस तरीके से गिनूं तब वो 400 समथिंग चला जाता है, हाँ है ना। बट नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, 395। द नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 22, एंड स्केड्यूल्स कितने हैं, 12 स्केड्यूल्स। समझ में आ रहा है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब चलिए नेक्स्ट स्टडी बनाइए, द डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और गैर लिखित या अलिखित संविधान। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सबसे पहला तो डाउट यहां पर यह आ जाता है कि रिटन एंड अनरिटन सुनते हैं तो रिटन मतलब लिखा हुआ होगा और अनरिटन मतलब नहीं लिखा हुआ होगा। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म पे ही होते हैं। किस फॉर्म पे होते हैं, रिटन फॉर्म पर होते हैं, लिखित रूप से होते हैं। बट दोनों के बनने के तरीकों में अलग होता है, हाँ या ना। हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया, हाँ या ना, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें बोल रहा हूं, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, सुनिएगा, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है वो कोडिफाइड होती हैं। क्या होती हैं, कोडिफाइड। कोडिफाइड क्या होती हैं, लिखिएगा पहले, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन is one that is codified and written in a single document. Written in a single document. एक लिखित संविधान वह होता है जो एक ही दस्तावेज में संहिताबद्ध होता है। संहिताबद्ध को अंडरलाइन कर लेना, कोडिफाइड को, कोडिफाइड होता है। तो समझिए, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर कोडिफाइड, संहिताबद्ध। इंडियन पीनल कोड आईपीसी, हाँ या ना, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। ये कोड क्या है, द कोड कोडिफाइड से आया। द कोडिफाइड मीन्स बहुत प्रकार के कानूनों को एक बुक के अंदर समाहित कर देना, संहिताबद्ध कर देना। समझ रहे हैं, वो चीज अलग अलग बुक में अवेलेबल नहीं है कि वहां से उठाओ, वहां से उठाओ। वो सारी चीजों को हमने उठाकर एक ही बुक में डाल दिया। समझ पा रहे? जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनकोडिफाइड होते हैं। क्या होते हैं, असंहिताबद्ध। मतलब किसी एक बुक में नहीं लिखे होते, लिखे होते हैं पर किसी एक बुक में नहीं। कोडिफाइड। तो ये भ्रांति तो सबसे पहले दूर कर लेना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, अनरिटन नहीं लिखा होता है, हाँ है ना। लिखित संविधान और अलिखित संविधान दोनों ही लिखित रूप में होते हैं, परंतु
ये कोडिफाइड इन नेचर होता है और अनकोडिफाइड। समझ में आ रहा है? वो सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट से मिलकर बना होता है, अभी बताऊंगा। द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर कोडिफाइड इन नेचर, और इसे बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, एक असेंबली बनती है, एक सभा बनती है, और उस सभा कुछ दिनों तक बैठकर मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक तैयार करती है जो कोडिफाइड नेचर पे होता है, संहिताबद्ध होता है। यस? जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, इसके लिए किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बैठती। ये इवोल्यूएट होते हैं, समय के साथ बनते चले जाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन 1215 से आज तक बनता चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो, और वो आगे भी बनता चला जाएगा। उस देश में जो भी नए कानून, अभी मैं समझा देता हूं आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है? अब जैसे हमारे परिवार में, मैं अपने परिवार की ही बात कर रहा हूं, हमारे परिवार में जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद में हम मिठाइयां चढ़ा लेते हैं, सारी चीजें, बट पता नहीं, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, और क्यों ऐसा क्यों हम कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है, बट हमारे परिवार में वो नारियल नहीं चढ़ती। यस, मंदिर में। अब इसका उत्तर ना मेरे पास है, ना मेरे पापा जी के पास है, ना मम्मी जी के पास है, ना दादाजी जी के पास था, ना दादाजी के पास था। बस ये एक लंबे समय से चला आ रहा था, द कस्टम, प्रथा, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही थी, तो अब वो हमारे लिए एक लॉ बन गई, रूल बन गई कि मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब मैं उसे फॉलो कर रहा हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। समझ पा रहे हैं? आप एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं और धार्मिक स्थल में जाकर एक व्यक्ति ने माथा टिकाकर अपने पूजा पाठ किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया, 10वें ने किया, अब वो एक कानून बन जाएगी, लॉ बन गई। अब लोग वैसे ही करते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? ये बेसिकली एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो कॉन्सेप्ट है। यस, जो लंबे समय से चले आ रहा हो, वो कानून का रूप भी हो सकता है, वो प्रथा, कस्टम्स भी हो सकती हैं। कि अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए, समय समय पर जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो क्या बन जाता है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मतलब उन्होंने जो भी नया कानून बनाया, जो भी नया बदलाव किया, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है। वो भी रिटन फॉर्म पे है, बट वो किसी एक बुक में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठकर नहीं बनाया। आ रहा है समझ में? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठकर नहीं बना रही है, ये लॉन्ग पीरियड में, लंबे समय में बनता है। लिख लीजिए, एक बहुत लंबे समय में ये तैयार होता चला जाता है। यस एंड नो, क्लियर है? आ रहा है समझ में? रिटन और अनरिटन दोनों ही लिखित हैं, दोनों लिखित तौर पर हैं, पर रिटन जो है वो एक बुक में कोडिफाइड है, संहिताबद्ध है। यस, जैसे एग्जांपल के लिए कि जो रामायण या महाभारत की किताबें थी, ये पहले कोडिफाइड इन नेचर नहीं थी, ये सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी, सुना कर चलने वाली प्रथा थी ये।
रामायण की किताबों में जो आज हम लिखकर या महाभारत या किसी भी किताबों में हम पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली एक ने दूसरे को बताया, दूसरे पूर्वज ने दूसरे को बताया, और इस तरीके से वो चली जा रही थी। समझ रहे हैं? एंड फाइनली अगर हम वेदों की बात करें तो गुप्त काल में उसे प्रॉपर मैनर में संहिताबद्ध किया गया। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप? यस? नहीं तो वेद, जो वेदों की हम बात करते हैं तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, तो ये सारी चीजें सुनाने की प्रथाओं से आगे बढ़ती थी। सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती थी उनकी, कोई एक बुक में नहीं होता था वो, पर एक पॉइंट के बाद हमने उसे संहिताबद्ध कर दिया। मतलब हमने उसे अनरिटन से किस फॉर्म पे चेंज कर दिया? इन द फॉर्म ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है समझ में? यस? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जो भी नया चीज जुड़ा हो दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं द सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ है ना, जब हम किसी चीज को अमेंड करने की जरूरत तब पड़ेगी, बदलने की जरूरत तब पड़ेगी जब वो वैसा का वैसा स्थिर हो गया हो। समझ पा रहे हैं? मैं किसी चीज को कब बदलूंगा? जब वो वैसा का वैसा रह गया हो। समझिएगा, रोड में अगर कोई साइन बोर्ड मैंने गड्ढा खोदकर गाड़ दिया तो मुझे उसे बदलने की जरूरत पड़ेगी, पर रोड में मुझे गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोड में हजारों गाड़ियां आना जाना कर रही हैं। यस? तो ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न में, इट इज अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर हिंदी में लिखिएगा, यह संविधान की संघीय विशेषता है। अनरिटन में लिखिएगा, इट इज अ यूनिटरी फीचर। यहां पर क्या लिखना है? फेडरल। यहां पर लिखना है यूनिटरी। इट इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में लिखिएगा, यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। एकात्मक, बेसिक समझ लीजिए। द फेडरल फीचर मीन्स, द फेडरल मीन्स जहां पर पिता अपने बच्चों से कहे कि हम बैठते हैं, बातचीत करके डिसीजंस लेते हैं, चलो कहां घूमने जाना है। जैसे अभी कुछ महीनों बाद हमारे परिवार का प्लान है कि हम कहीं घूमने जाएं, तो पापा जी ने कहा कि बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि कहां कहां का प्लान करते हैं, कहां कहां चलें। इट इज अ फेडरल फीचर ऑफ माई हाउस, जहां पे मेरे पिताजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और मैं स्टेट गवर्नमेंट, हम दोनों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन है, बातचीत करके चलते हैं। दोनों के पास शक्तियां हैं, हां और ना बोलने के कुछ कुछ। समझ रहे हैं? दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम साथ साथ हैं। और यूनिटरी फीचर का मतलब, एकात्मक विशेषता का मतलब ये हो जाता है जहां पर सेंटर ने कह दिया, जो मैंने कह दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यस, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक, सेंटर मोर पावरफुल देन स्टेट, इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर? देखिए, जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पर हमने पहले से एक बुक में लिख दिया, द सेंटर हैज दिस पावर्स एंड स्टेट हैज दिस पावर्स। आपके पावर लिख कर बांट दिए। समझ में आ रहा है कि ये शक्तियां आपके पास है और कुछ शक्तियां आपके पास हैं। अब आपके बीच क्या नहीं होगा? विवाद नहीं होगा शक्तियों को लेकर, क्योंकि शक्तियां लिखकर बांट दी गई। पर अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो पार्लियामेंट जो भी नया लॉ बनाएगी वो क्या बन जाएगा? और पार्लियामेंट कहां बैठी है? सेंटर में। तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा? आ रहे हैं समझ में? इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां होता है वो फेडरल इन फीचर होता है।
और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां होता है वो कैसा फीचर, कैसा होता है, यूनिटरी इन फीचर होता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा रिटर्न में, टू इंश्योर सॉरी लिखिएगा, उसको काट दीजिएगा, लिखिएगा इन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इस प्रकार के संविधान में संविधान ही सर्वोच्च होती है। संविधान ही सर्वोच्च होती है। यस, देखिए पहले के घरों में यूनिटरी फीचर हुआ करती थी। माता पिता लड़की को या लड़के को बोलते तुमको इससे विवाह करना है, 16 साल में कर लो। तुम चेहरा तक नहीं देखते थे सामने वाले का और शादी कर लेते थे, हाँ है ना। और आज के तारीख में माता पिता बच्चों के साथ बैठते हैं, उसकी भी राय लेते हैं, भाई है ना, फोटो तो देख लो, चमकता हुआ फेस है कि नहीं, है ना, कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब पहले का आप देखेंगे कि किसी भी परिवार की जो फीचर्स हुआ करती थी वो यूनिटरी हुआ करती थी। मतलब बड़े जो कह दिए बच्चों को मानना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब साथ मिलकर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आज हमारा परिवार किस नेचर पर बनता जा रहा है, फेडरल इन नेचर, संघात्मक बनता जा रहा है, एकात्मक से। हम सभी का परिवार, किसी एक का नहीं। पहले लड़कियों को बोलने के अधिकार प्राप्त नहीं होते थे घर में, पुरुष ने जो कह दिया वही उस घर का कानून कहलाता था एक तरह से। पर समय के साथ महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त होने लगे। यस, महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के, और ये थैंक यू उनको कहिए, तुम लोगों को जो अधिकार मिले ना उसके लिए थैंक यू उन महिलाओं को बोलिए जिन्होंने कहीं ना कहीं लड़कर कुछ प्राप्त किया, और उसके वजह से आज आप लोग अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए फ्री हो पाए हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में परिवार वाले लड़के को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए नहीं सोचते थे एक पल में, और लड़की को पर्टिकुलर कवर्धा से बिलासपुर तक भेजने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। कहां बाहर पढ़ेगी, लड़की है। पर आज विदेशों में जाकर पढ़ा जा रहा है, हाँ है ना, अलग अलग राज्यों में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो समय के साथ बदलाव आया कि नहीं आया? आया। यस, चलिए तो लिखा रिटर्न में, अनरिटर्न में लिखिएगा पार्लियामेंट इज सुप्रीम, संसद सर्वोच्च होती है। इधर लिखिएगा पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, सुप्रीम, और संसद सर्वोच्च होती है। यहां पे कौन सर्वोच्च है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर कौन सर्वोच्च है भाई? पार्लियामेंट, संसद। आ रहा है समझ में क्यों भाई? यहां पर लिख दिया गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटन फॉर्म पे है, कोडिफाइड फॉर्म पे है, एक बुक में ऑलरेडी हर चीज डाल दी गई है। यस, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगी पार्लियामेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। पर अनरिटन में कोई एक सिंगल बुक नहीं है। पार्लियामेंट वहां की जो नई लॉ बनाएगी वो वहां का क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो वहां कौन पावरफुल हुआ? पार्लियामेंट या संसद पावरफुल हो गई। आ रहा है समझ में ये लाइन? हाँ या ना? आगे बढ़ें। यस, नेक्स्ट। In this type of constitution, the constitution is supreme. In this type of constitution, अच्छा ये लिखवा चुका हूँ क्या?
अच्छा अभी लिखवा है, सॉरी काटिए, टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंश्योर द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, द जुडिशरी हैज मोर पावर, जुडिशरी हैज मोर पावर। हमारे देश में जुडिशरी को बहुत शक्तियां दी गई हैं। क्यों? ताकि पार्लियामेंट या लॉ मेकिंग एजेंसीज या लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना कर पाए। और ये पावर कहां से मिला? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। केवल एक बुक है जिस बुक से इस जुडिशरी को पावर मिली, इसलिए जुडिशरी पावरफुल है। अमेरिका की जुडिशरी हमारी जुडिशरी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका? अमेरिका, 1787। हम तो बाद में बने ना। हमने चेक एंड बैलेंस के कॉन्सेप्ट को अपनाने का प्रयास किया कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर की बैलेंस बना रहे। बट अमेरिका ने जुडिशरी को बहुत पावर दिए हैं अपने। यस, बहुत पावर है वहां जुडिशरी के पास। मतलब जुडिशरी ऐसे, यहां पर भी जुडिशरी ने अपने आप को खुद पावर्स दे दी। ये शक्ति मैं खुद को देना चाहता हूं, लाइक इस तरीके से जुडिशरी ने खुद को अपने आप को पावर देते देते खुद की शक्तियों को बढ़ा दिया। फ्रॉम द केस वन, भारती केस 1773 पढ़ेंगे जब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, हाँ है ना, कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड एनीथिंग। यस, संसद के पास संविधान में कुछ भी बदलने की शक्ति है, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये जब लाइंस सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों के बेंच ने कह दी, उसके बाद संसद की शक्तियां सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। अब संसद संविधान की हर चीजों को बदलने का अधिकार नहीं रखता। जैसे 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एनजेएसी लाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ताकि कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर करके न्यायाधीशों की नियुक्ति एनजेएसी एक एजेंसी के थ्रू कराया जा सके, एक कमीशन के थ्रू कराया जा सके। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का वायलेशन माना, विच इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे अमेंडमेंट जिसे पहले लोकसभा ने पारित किया, फिर राज्यसभा ने पारित किया, फिर इस देश के 50%, कम से कम 50% स्टेट्स ने पारित किया, उसे 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने 0 घोषित कर दिया। इतना पावर है। समझ पा रहे हैं कि पार्लियामेंट, लोकसभा बैठ रही है, लोकसभा की एक दिन भी बैठती है ना लोकसभा, तो उस दिन लाखों रुपए खर्च होते हैं एक सभा करने के लिए। सुरक्षा, रहने की व्यवस्था, सांसदों की खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजें एक दिन में लाखों रुपए खर्च होते हैं। लोकसभा ने पारित किया, फिर राज्यसभा ने, फिर 50%, कम से कम 50% स्टेट्स की सहमति चाहिए होती है, विधानसभाओं की। तो अलग अलग विधानसभाएं बैठी, 28 राज्यों में से करीब करीब ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने उस पर भी सहमति दी। मतलब 28 राज्यों ने उस पर अपनी वोट करके सहमति दी। वो बैठे, समय गया, पैसा गया, करीब करीब 6 महीने का समय लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 1 मिनट में बोला नो 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 नो, इट वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल। और तुरंत शून्य। यह है पावर जुडिशरी की, कि अगर कोई ऐसा लॉ, ऐसा अमेंडमेंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ना, तो उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगी। दैट इज द पावर ऑफ द जुडिशरी। यस, जब अमेरिका में राज्य आपस में टूटते हुए दिखाई दिए, तो सुप्रीम कोर्ट वहां की खड़ी हो गई, नहीं 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 नहीं, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है भैया। यस, क्लियर कर दिया इस चीज को। और फिर अमेरिका प्रॉपर मैनर में एक फेडरल कंट्री बन गया। आ रहा समझ में? इधर लिखिएगा उस तरफ अनरिटन में, जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर्स, न्यायपालिका के पास सीमित शक्तियां होती हैं। मैं हिंदी में नहीं लिखवाया हूं क्या? अच्छा, लिख लीजिए। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए
संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए, रिटर्न में ना, सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के पास अत्यधिक शक्ति होती है, और दूसरी तरफ से लीजिएगा न्यायपालिका के पास सीमित शक्तियां होती हैं। आ रहा है समझ में? देखिए आपको देखिए, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में हमें नहीं आती एक समय, जब हम कभी बुक से पढ़ रहे होते हैं। केवल बुक पढ़िए, किसी बुक में इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पता मिलेंगी कि आपको रिटन एंड अनरिटन में ये सारे डिफरेंस। बट आज कोई भी एग्ज़ाम, पहले क्या हुआ करता था कि पहले बेसिक चीज़ों से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे, पर आज हर एग्ज़ाम बच्चों से बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो जानना चाह रहे हैं। पहले वो रटा रटाया क्वेश्चन आते थे, ये आर्टिकल, वो आर्टिकल, फलाना आर्टिकल, ठिकाना आर्टिकल। अब वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछने बंद हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड, हाँ या ना। अब वो एक बना देंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्यों, तो वहां पर फिर 4-5 ऑप्शन बना देंगे वो। इसलिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स होती हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे उसको। कि हवा में जय बजरंगबली बोल के लगा देंगे तुक्का, है ना, हो सकता है सही हो जाए हो सकता है गलत भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट रिटन में, इट फ्रेम्ड एंड कंपाइल्ड, इट फ्रेम्ड एंड कंपाइल्ड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। हमने एक बुक में उसे कंपाइल किया ना, पूरे कानूनों को चरण दर चरण तरीके से तैयार एवं संकलित किया गया है। दूसरी तरफ लिखिएगा, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह एक लंबी अवधि में विकसित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लीजिए कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। यूएसए, कनाडा, इंडिया, बस, बाकी ठीक है। अनरिटन के लिख लीजिए, ब्रिटेन या यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल आदि। ठीक है, एक्सेप्ट, बस। ठीक है भैया, तो ये हो गया रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो हमारा जो संविधान है उसका पहला फीचर हो गया, सबसे लंबा हो गया, मैंने बताया ना, फीचर के साथ बहुत कुछ पढ़ा जाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है हमारा संविधान, छाप मारा है हमने मन लगा के। यस, जैसा कि लॉकडाउन पीरियड में जो बच्चे कॉलेज पढ़ रहे थे, हाँ या ना, और उन्होंने अपने आंसर्स में छाप मारा था, इधर उधर से निकाल कर और जमा कर दिया था, दैट इज द ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हाँ है ना, बस और कुछ नहीं। कि लॉकडाउन में पढ़ाई करने का एक मज़ा यही रहा कि एग्ज़ाम में आपको टेंशन नहीं रहा, है ना, और कई बच्चों ने तो ये कहा कि लॉकडाउन तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी, है ना, कोविड आता रहना चाहिए ऐसे बीच बीच में ताकि हमें एग्ज़ाम देने की आवश्यकता ना पड़े। यस, ये वाली हालत थी। पर उसके बाद भी सोचिए, है ना, कि लॉकडाउन के टाइम पर आपको लिख कर दे देना था, जमा कर देना था, उसमें भी कई बच्चे फेल हो गए, है ना। इस देश में मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल देश है ना, मतलब इसी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
मतलब सामने तुम लिख कर रख दो तो भी लोग ना लिख पाए, ये वाली हालत है। हाँ या ना, मतलब बोलते हैं चीटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा तो दिमाग चाहिए होता है। यस, ऐसे ही अब देखिए छत्तीसगढ़ की तो एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक चीज़ तो है यहाँ पर कॉलेजेस में जो है, हाँ या ना, खासकर कई बार इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मुझे ये तो दिखता है कि फ़ायदा मिलता है, हाँ या ना, एज़ कम्पेयर टू हिंदी, कि अगर मैं एक ही आंसर को 2 बार लिख कर आ जाऊँ तो भी मुझे मार्क्स मिल जाते हैं। है ना, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, क्योंकि जो चेक कर रहा है वो हिंदी मीडियम का टीचर है, बेसिकली उसको लग रहा है अच्छा ही लिखा होगा, जय 10 में 10, 20 में 20, लाइक ये वाली कॉन्सेप्ट दिख जाती है कई बार, और ये चीज़ दिखी है मुझे, है ना। मैंने क्या है इस चीज़ को बहुत चीज़ पर देखा है, इसलिए मैं इस बात को बोल पाता हूँ, बट आई होप ये लंबे समय के साथ सुधर जाए, हाँ या ना, कि दोनों को इक्वल मार्क्स मिले। वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, अगर वो भी एक आंसर को 2 बार लिखे तो उसे भी उतना ही मार्क्स मिलना चाहिए। यस भाई, लिखने पे तो मेहनत किया ना। यस, कि अब मुझे लगता है कि अब मैं तो देखिए मेरी पढ़ाई तो मैक्सिमम तो ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है यहाँ पर, तो मिलते रहे हैं मार्क्स लोगों को, तो मतलब ये मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। यस, भविष्य में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा संविधान जो है बहुत सारे 60+ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें 3 देश रही जहाँ से हमने मतलब चीज़ें रही, सोर्स रही जहाँ से हमने उठाया। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, लिख बताऊंगा, पहले सुन लो। दूसरा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के साथ तो आदत ऐसी थी कि हमको उनकी आदत हो चुकी थी, है ना, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि अब उनके अंदर में इतने लंबे समय तक रहे, उनके चीज़ों को फॉलो किया, तो अब ऐसा रहा कि अब वैसे ही, हाँ या ना, करते चले जाएं। अब जैसे कई बार मैं अपने खुद कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज पढ़ाते हैं, तो मैं उनको देखता हूँ ना कई बार पढ़ाते हुए, तो मुझे अपना थोड़ा सा छवि दिखता है पढ़ाते समय उनके, हाँ या ना, तो मतलब वो पढ़ाने के उसमें आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे थोड़ा सा अडॉप्ट कर लिया, है ना, इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें, तो ब्रिटेन जब यहाँ पर रही तो ब्रिटेन की चीज़ों को हमने एक तरह से अडॉप्ट कर लिया था, और वो जब चले भी गई हमको छोड़कर, उसके बाद भी हमने उन्हें अपनाया रखा कि नहीं नहीं वैसा बना के रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में गलत थी जो हमने अपनाई नहीं, जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर केंद्र और फेडरल और स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग अलग होती है। फेडरल सिटीजनशिप बाद में मिलती है, पहले स्टेट की मिलती है। जबकि भारत में केवल एक ही सिटीजनशिप है, वह सिंगल सिटीजनशिप, हाँ या ना, यस। बट भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बिना सिटीजनशिप के हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो तुम, हाँ या ना। इंडिया इज अ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, हाँ या ना, तुम्हारे पूर्वज यहाँ पैदा भी हो जाएंगे कागज में, बस जेब में कुछ होना चाहिए तुम्हारे, ये वाली हालत हो रखी है। यस, कि कई राज्यों में बाहर के देशों से आकर यहाँ पर लोग बसे, बाहर छोड़ दो छत्तीसगढ़ में बसे हैं कई जगहों पर, और आज उनके पास छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, सब बना हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से, जो कि काम करने में बहुत तेज हैं, बस उनको मिलना चाहिए कुछ, हाँ या ना, कि उनको टेबल के नीचे से कुछ प्राप्त हो गया तो टेबल के ऊपर अच्छा काम हो जाता है, हाँ या ना। तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों की वजह से पर्टिकुलर कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहले कोई नहीं बसा हुआ करता था, जो क्षेत्र पहले कोरवा जनजाति और इन जनजातियों के क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ पर आज वो लोग बसे हुए दिखाई देते हैं,
उनके घर बने हुए हैं, ये कैसा हुआ, वहां कैसे पैदा हो गए वो तो वो जनजातीय क्षेत्र था ना, पर वो वहां पर बसे हुए दिखाई दे रहे हैं आज। तो ये अपने आप तो नहीं होगा, जब तक प्रशासनिक मदद उनको नहीं मिलेगी, अधिकारियों और कर्मचारियों की, सरपंचों की आदि की मदद नहीं मिलेगी, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता। करप्शन इन पीक, हाँ या ना, मतलब करप्शन आसमान को छू रहा है। और आप भी अधिकारी बनेंगे तो फिर मैं एक अच्छा अधिकारी बनूंगा, लेने के लिए या काम करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। वैसे काम करेंगे तो पैसा अपने आप आता है, लोग दे के जाएंगे। यस, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय में जो कानून बनाए भारत के लिए, हाँ है ना, समय समय पे जो रिफॉर्म लाते गए हमारे लिए, तो वो हमारे डिमांड पर ही लाते गए। हमने जो उनसे मांगा बेसिकली वो हमें देते चले गए। यस, और वही लॉज थी, उसी में से एक लॉज थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाँ है ना। और जस्ट इसके बाद फिर भारत आज़ाद होता है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, ठीक है। इसके बाद कोई और लॉ था ही नहीं। तो 1935 के एक्ट से जो जो इंडियंस को बेसिकली चाहिए था वो हमें मिला। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ सकती थी, वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली, वहाँ से उठा ली, हमने ले ली, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहला, फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम संघीय तंत्र, मतलब एक केंद्र होगा एक राज्य होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट संघीय तंत्र, फेडरल स्कीम, संघीय तंत्र। दूसरा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, द गवर्नर के पोस्ट हुआ करते थे अंग्रेजों के कार्यकाल में, हाँ या ना, वो चीज हमने, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। द पब्लिक सर्विस कमीशन, जो तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द 1935 ऑफ द एक्ट ऑफ द 1935। हमने जो इमरजेंसी प्रोविजन है, हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं होती है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर हिंदी में कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं बोल सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा अब वो फ्लो, कई बार मैं एक में घुसता हूँ तो कई बार वो होता है, बट बताइए तो मैं पूरा हिंदी में भी बोलूँगा, है ना। तो 1935 के जो अधिनियम से हमने इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध वाला कॉन्सेप्ट तो उठाया, पर इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देना, अधिकारों को खत्म कर देना, उनको सस्पेंड कर देना, ये कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से उठाया था। मैं वहां पे लिखवाऊंगा, तो ये अंतर को याद रखिएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से उठाए थे? 1935 के एक्ट से उठाए, बट इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, उनको सस्पेंड कर देना, निलंबन, ये कहां से उठाया? जर्मनी। हिटलर साहब से सीखा हो, हिटलर साहब का वही कॉन्सेप्ट था ना, है ना, सिंपल सी बात है। पर आप हिटलर की बुक को पढ़ें
तो आप पढ़ेंगे ना, बहुत मतलब सिंपल सा एक लड़का था, मतलब इतना खतरनाक निकल जाएगा, नहीं पता चलेगा, बोलते ना दिल टूटती है तभी संगीत निकलती है, बस वैसे ही उसके साथ भी हुआ। जब देश के साथ जब गलत हुआ उसके, तो फिर उसका दिल टूटा कि यार नहीं, देश के साथ बहुत गलत हुआ, वर्सलिस ट्रीटी के थ्रू, वर्साई की संधि के माध्यम से। तो फिर उसने बदला लेने का सोचा और फिर निपटाना चालू किया। यूरोप कांपने लग गई थी हिटलर से। यस, मतलब इस तेजी से हिटलर बढ़ रहा था, हालत खराब हो गई थी कि ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों को अगर के साथ हम नहीं खड़े होते लड़ने के लिए, तो वो तो निपट ही गए होते। दूसरी, उनके साथ एक पावरफुल कंट्री खड़ी थी, उसका नाम था अमेरिका। इसलिए यूरोप के कई देश टिके रह गए। पर हिटलर ने इनको इतना बर्बाद कर दिया था, ये इतना बर्बाद हो गए लड़ाई में, कि फिर इनको एक वर्ल्ड बैंक जैसा बैंक बनाना पड़ा ताकि ये फिर से अपने देश को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। हाँ या ना, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे आप लोग ये सारी चीज़ों को, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक में कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे पास 3 सूचियां हैं शक्तियों के बंटवारे के लिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैं उस पर आऊंगा, अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूं, मंगलवार या बुधवार की क्लास में आ जाएंगे हम उस पर। 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, शक्तियों के विभाजन या वितरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो जिस पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है, यूनियन लिस्ट कहते हैं उसे, हाँ या ना। स्टेट लिस्ट या राज्य सूची मतलब जिस पर राज्य विधानमंडलें कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची का मतलब ऐसे कानून या ऐसे विषय जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। पर केंद्र अगर उस पर कानून बना ले तो राज्य के कानून अपने आप ही जीरो हो जाते हैं, दब जाते हैं, हाँ या ना, तब तक के लिए जब तक कि राज्य के कानूनों पर राष्ट्रपति अपनी सहमति ना दे दे। हम उस पर उसको पढ़ेंगे, आर्टिकल 249 और इधर, ठीक है, बात करेंगे। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, CONCURRENT, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, कैसे नो, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। हाँ, माहौल बनाना बोलते हैं इसको। क्या बनाना बोलते हैं? माहौल बनाना। अब आए हैं तो चलिए अब मैं इस पर बात कर लेता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया द मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर। मोटर व्हीकल एक्ट जो विषय है वो एक समवर्ती सूची का विषय है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब देखिए 3 लिस्ट होती हैं, है ना। एक लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट, बढ़िया स्टोरी निकलवा देते हैं आप लोग पूछ के हैं। अब देखिए मुझे मस्त वाली स्टोरी बताना पड़ रहा है आप लोग को। ये 30 लिस्ट होती हैं। इस पर लॉ बनाती है पार्लियामेंट, संसद, इस पर बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर्स, और इस पर बनाते हैं दोनों, बोथ, हाँ या ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। अब पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर, जिसमें उन्होंने वायलेशन ऑफ द लॉ, अगर आप मोटर व्हीकल के लॉ का वायलेशन कर रहे हैं तो उन्होंने फाइन के अमाउंट को बहुत बढ़ा दिया, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, है ना। पहले जैसे अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो 1,000 रुपये फाइन था, तो लोगों को टेंशन नहीं होता था, ठीक है यार 1,000 रुपये तो देना है ना, दे लेंगे। अब 10,000 कर दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब टेंशन हो गया, घर जाके पिए बर पड़ी, है ना। ऐसा वाला हो गया अब कि पी के गाड़ी नहीं चला सकते, है ना। पर उसके बाद भी लोग चला ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इतने सारे दुकान खुल गए हैं कि लोग देखकर अपने आप को, मन को मना नहीं पा रहे ना, चले जाऊं क्या, ये वाली हाल हो चुकी है ना।
देखिए सिंपल सी बात है, जो चीज दिखेगा वो बिकेगा, है ना, और जितने ज्यादा दुकान होंगे उतना ज्यादा वो बिकेगा भी, रियलिटी है ना। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय था मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के। अब उसमें फाइन वगैरह बढ़ी और बीजेपी के कार्यकाल में बढ़ी, तो दूसरी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें जो थी, वो उनका विरोध करने लगी कि नहीं नहीं ये जनता के विरोध में है वगैरह वगैरह, ऐसा वैसा, ठीक है। और उसके विरोध में बहुत सारे स्टेट्स ने, जैसे उस समय एमपी में भी कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, बीजेपी की सरकार नहीं थी उस समय, बीजेपी हार गई थी, कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ, केरल में, है ना, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ये बहुत सारे स्टेट्स ने रेजोल्यूशंस पास किए, मोशंस पास किए अपने स्टेट में कि हम मोटर व्हीकल अगेंस्ट, मोटर व्हीकल के खिलाफ पारित कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन को, या इस मोशन को, है ना। अब वो जब न्यूज़ में आते थे तो कहते थे नहीं हम इस चीज़ को लागू होने नहीं देंगे, मोटर व्हीकल एक्ट को, हमने इसके खिलाफ विधानसभा में कार्य करना शुरू कर दिया है। जनता को लग रहा है हाँ हाँ यही मेरा आदमी है, यही मैं इसी को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं। पर तुम जब उस रेजोल्यूशन को पढ़ोगे अंदर जाकर, तो उसमें क्या लिखा है, वी आर रिक्वेस्टिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मोटर व्हीकल एक्ट में फिर से संशोधन करके पुराने ही फॉर्म पे उसे लागू रखें। समझ पा रहे हैं आप? बोलने, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। इसीलिए हर चीज, देखी हुई चीज सही हो ऐसा होता नहीं है, उसे पढ़िए फिर उस पर बात करिए। उस संकल्प में ये लिखा होता था, ये जो विधानसभाएं, जैसे आप वो लेबर लॉ वाली बात कर रहे हैं, पर वो भी ऐसा ही है। स्टेट्स के पास पावर नहीं है उसे बदल देने का। स्टेट्स अगर चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट्री लॉ को चेंज करना चाहें, अगर कोई विषय समवर्ती सूची में है, इस विषय में है, और उसे संसद ने पहले ही पारित कर रखा है और राज्य अपने कानून को लागू करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर लगेंगे, गवर्नर के नहीं। और प्रेसिडेंट हस्ताक्षर कर देगा क्या? समझ पा रहे हैं आप? बस ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इस देश की राजनीति आपको कुछ भी दिखा सकती है ना। बट मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि क्योंकि हम एक पढ़े लिखे लोग हैं और अब तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो बिना पढ़े, बिना किसी चीज़ को समझे, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और केवल ये आज तक, जैसे आज तक किसी का नहीं हुआ, इस तरह के चैनल्स, है ना, जो हैं, इन तरह के चैनल्स को देखकर पर्टिकुलर हमें ये डिसाइड कर लेना कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं। यस, न्यूज़ चैनल्स को देखकर ये डिसाइड कभी नहीं करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या सही है और क्या गलत, बिना पढ़े। उसको आप जाकर पढ़िए। इवन आपको व्हाट्सएप में भी कोई चीज़ मिलती है तो पहले उसको जाकर क्या कर लो, पढ़ो, तब जाकर ये डिसाइड करो कि वो चीज़ सही है या गलत है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का संविधान। अब अमेरिका के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, लिखते जाइए पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले क्या लिया हमने अमेरिका से? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला लाइन है, अमेरिका का प्रीएम्बल जाकर पढ़ो, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरा छाप दिया है। यस, तो हमने प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट भी कहां से अपनाया? फ्रॉम द अमेरिका, यूएसए। ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मैंने बताया था ना, वहां न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल है अमेरिका में, तो वो चीज अपने भी अपनाया। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, और हस्तक्षेप नहीं मतलब क्या? वो पावरफुल है, सिंपल सी बात है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर
संसद कोई ऐसा कानून बना दे, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉज बना दे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन कर रही हो, हाँ या ना, तो न्यायपालिका के पास शक्ति होती है कि उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है ना, उसको चेक कर सकती है कि वो सही है या गलत। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद या कार्यालय। यस, वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट का पद है, हमारे पास भी है। वहां का भी वाइस प्रेसिडेंट जो होती है वो सीनेट का अध्यक्ष होता है। हमारे यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। मैं बात करूंगा, उस पर आऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बस ब्रैकेट में लिखकर छोड़ देना आर्टिकल 21। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक बार तुम अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो उनको हटाना उतना ही आसान है जितना आसान समुद्र को सोख देना है। समझ रहे हैं, बहुत टफ है क्योंकि उसकी प्रक्रिया इतनी कठिन है, और जहां पर प्रक्रिया कठिन होती है उनको हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यस, नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं, द इम्पीचमेंट, हाँ है ना, इम्पीच करते हैं, रिमूव नहीं करते राष्ट्रपति को, इम्पीच किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है उनके खिलाफ। क्लियर हो पा रहा है? ये हमने कहाँ से उठाया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर हो पा रहा है? चलिए इसके आगे करेंगे हम लोग मंडे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मंडे को जब हम आएंगे तो अब देखिए ये एक नया फीचर जब पढ़ेंगे, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपको